Auzubillahiminash-shaytanir-rajeem. Bismillahir-rahmanir-rahim. Assalamu alaikum, my dear students of BS 5th semester. इससे पहले के लेक्चर में हमने डिस्कस किया था about the relationship of Gibbs free energy with temperature, with pressure, and also we discussed the change in Gibbs free energy during isothermal reversible change. हमने इसके अलावा हेल्महोल्ट्ज फ्री एनर्जी और गिब्स फ्री एनर्जी में जो फ़र्क है उसको भी डिस्कस किया था। आज के इस लेक्चर में हम मज़ीद डिस्कशन करते हैं अबाउट द रिलेशनशिप बिटवीन गिब्स फ्री एनर्जी एंड थर्मोडायनामिक इक्विलिब्रियम, कि गिब्स फ्री एनर्जी और थर्मोडायनामिक इक्विलिब्रियम में क्या रिलेशनशिप है, या थर्मोडायनामिक इक्विलिब्रियम को कौन से क्राइटेरिया से आप जो है, कौन सा ऐसा क्राइटेरिया है, थर्मोडायनामिक पैरामीटर है जिसके टर्म्स में आप जो है इन द बेस्ट वे यू कैन डिस्क्राइब थर्मोडायनामिक इक्विलिब्रियम। तो आज का जो लेक्चर है वो जो है मैं अब डिस्कस करूंगा इस हवाले से, तो मैं आपके साथ कुछ शेयर कर रहा हूं, अगर आप थोड़ा सा गौर करें। हमारा जो टॉपिक है अबाउट दी फ्री एनर्जी चेंज एंड थर्मोडायनामिक इक्विलिब्रियम, के फ्री एनर्जी चेंज का थर्मोडायनामिक इक्विलिब्रियम के साथ क्या ताल्लुक है। क्योंकि आप ऑलरेडी जानते हैं कि थर्मोडायनामिक इक्विलिब्रियम is the most stable state of the system. The system is at thermodynamic. It has gained or it has achieved thermodynamic equilibrium. It means that it has become stable. System जो है जब thermodynamics equilibrium को achieve कर लेता है तो वो stable हो जाता है, और stable point पे उसकी entropy जो होती है वो maximum होती है. It means that at thermodynamic equilibrium, that is at equilibrium, the system will have maximum entropy. सिस्टम की जो एंट्रोपी है वो मैक्सिमम होती है, ज़्यादा से ज़्यादा होती है, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा एंट्रोपी होने का मतलब है कि सिस्टम स्टेबल है, स्टेबिलिटी पे है। स्टेबिलिटी को आप मैक्सिमम एंट्रोपी टर्म्स में जो है आप क्या कर सकते हैं कि इन टर्म्स ऑफ मैक्सिमम एंट्रोपी इसको डिस्क्राइब किया जा सकता है। और ये कहा जाता है कि जो मैक्सिमम एंट्रोपी की कंडीशन है ये एक सुटेबल क्राइटेरियन है, मतलब जब सिस्टम इक्विलिब्रियम पे हो, in order to find out whether the system is at equilibrium, the convenient or the suitable criterion is maximum entropy. Maximum entropy जो है मतलब अगर आप सिस्टम की एंट्रोपी मैक्सिमम है तो ये इंडिकेशन है, ये इंडिकेट कर रहा है कि सिस्टम जो है इक्विलिब्रियम पे है, कि सिस्टम ने थर्मोडायनामिक इक्विलिब्रियम अचीव कर लिया है। लेकिन ये कंडीशन जो है आइसोलेटेड सिस्टम्स के लिए है। आइसोलेटेड सिस्टम्स वो सिस्टम्स होते हैं जो ना सराउंडिंग्स के साथ एनर्जी एक्सचेंज करते हैं ना मैटर एक्सचेंज करते हैं। और जब ओपन सिस्टम्स की बात की जाती है तो ओपन सिस्टम्स के लिए एंट्रोपी चेंजेस जो होते हैं बोथ इन द सिस्टम एंड सराउंडिंग्स कैलकुलेट करना ज़रूरी हो जाता है, और ये बहुत टीडियस जॉब है, बहुत ही स्लो प्रोसेस है, क्योंकि आप ऑलरेडी जानते हैं कि एंट्रोपी को कैलकुलेट करना ज़रूरी है ताकि आपको ये पता चले कि सिस्टम जो है वो इक्विलिब्रियम पे है। लेकिन ओपन सिस्टम के केस में आपको एंट्रोपी ऑफ सिस्टम एंड एज वेल एज एंट्रोपी ऑफ सराउंडिंग्स दोनों को कैलकुलेट करना ज़रूरी होगा। लेकिन ये एक बहुत ही टीडियस जॉब है, बहुत ही स्लो जॉब है, बहुत ही स्लो प्रोसेस है। तो फिर क्या केमिस्ट ने जनरली चीज़ को इन्वेस्टिगेट किया है कि ओपन सिस्टम्स जो होते हैं उनकी जो कैलकुलेशंस होती हैं मोस्टली वो कांस्टेंट प्रेशर पे की जाती हैं। तो आपके पास एक बहुत ही रिफाइंड और बहुत ही कन्वीनियंट क्राइटेरियन जो है टू डिस्क्राइब द इक्विलिब्रियम स्टेज ऑफ द सिस्टम व्हिच इज इजीली एप्लीकेबल अंडर सच सिचुएशंस, जो ऐसी सिचुएशंस में एप्लीकेबल हो, दैट इज एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड कांस्टेंट प्रेशर ओपन सिस्टम्स के लिए, क्योंकि ओपन सिस्टम्स में ज़्यादातर कैलकुलेशंस कांस्टेंट प्रेशर पे की जाती हैं, क्योंकि ओपन सिस्टम्स आर एक्सपोज्ड टू द एटमॉस्फेरिक प्रेशर के लिए वो एक्सपोज्ड होते हैं। एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज कांस्टेंट, वो कांस्टेंट है। तो अब कुछ ऐसा क्राइटेरियन चाहिए इन अदर देन एंट्रोपी के अलावा कुछ ऐसा क्राइटेरियन चाहिए दैट कैन डिस्क्राइब द इक्विलिब्रियम स्टेज ऑफ द सिस्टम और नॉन इक्विलिब्रियम स्टेज ऑफ द सिस्टम, कि आया सिस्टम इक्विलिब्रियम स्टेज पे है या नॉन इक्विलिब्रियम स्टेज पे है। और वो बहुत ही रिफाइंड और बहुत ही कन्वीनियंट क्राइटेरियन होगा। और तो साइंटिस्ट ने ये चीज़ इन्वेस्टिगेट किया है कि गिब्स फ्री एनर्जी जो है, गिब्स फ्री एनर्जी चेंज, ये एक बेस्ट क्राइटेरियन है या एक
कन्वीनियंट क्राइटेरियन है फॉर चेंजेस इन ओपन सिस्टम एट कांस्टेंट प्रेशर, कि कांस्टेंट प्रेशर पे ओपन सिस्टम के अंदर जो चेंजेस आ रही हैं उनमें इक्विलिब्रियम और नॉन इक्विलिब्रियम जो स्टेजेस हैं, जो पोजीशंस हैं, उनको डिस्क्राइब करने के लिए सबसे कन्वीनियंट क्राइटेरियन है वो गिब्स फ्री एनर्जी है. In order to use Gibbs free energy as a measure for equilibrium को measure करने के लिए Gibbs free energy change को अगर आप इस्तेमाल करना चाहते हैं तो उसके लिए क्या चीज़ ज़रूरी है. हम तीन चीज़ें डिस्कस करेंगे. तीन चीज़ें जो है यहाँ पर हम तीन चीज़ों की हेल्प लेंगे. फर्स्ट थिंग इज द इक्वेशन ऑफ गिब्स फ्री एनर्जी चेंज. इक्वेशन जो है गिब्स फ्री एनर्जी चेंज की हम इस्तेमाल करेंगे, एंड द इक्वेशन ऑफ एंथैल्पी चेंज, एंड एज वेल एज वी विल आल्सो यूज द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स. इन तीनों को कंबाइन करके जो है हम इस पॉइंट की तरफ आएंगे कि आपके पास जो है सिस्टम की जो इक्विलिब्रियम और नॉन इक्विलिब्रियम पोजीशंस हैं उनको हम गिब्स फ्री एनर्जी के टर्म्स में डिस्क्राइब कर सकते हैं. जैसे आपको पता है गिब्स फ्री एनर्जी की जो इक्वेशन है दैट इज G is equal to H minus Ts, where H is enthalpy, T is absolute temperature, S is entropy, G is Gibbs free energy. We also know that the enthalpy is given by the equation E plus PV, where E is internal energy of the system, P is a pressure and V is a volume. For an infinitesimal change in the system, अगर सिस्टम के अंदर चेंज आ जाए तो अबव इक्वेशंस को आप क्या कर सकते हैं, डिफरेंशिएट कर सकते हैं. आप देखो इन दोनों, अब देखिए इन दोनों इक्वेशंस को अगर डिफरेंशिएट करें दोनों तरफ, दैट इज इन दोनों इक्वेशंस को दोनों तरफ डिफरेंशिएट करें तो आपके पास पहली इक्वेशन के टर्म्स में ये आता है और दूसरी इक्वेशन में ये आता है. दोनों तरफ आपने इसको डिफरेंशिएट कर दिया. नाउ इस इक्वेशन को अबव इक्वेशन में पुट कर दें, इनको कंबाइन कर दें तो आपके पास ओवरऑल इक्वेशन ये आ जाती है. अगर प्रोसेस को आप क्या करते हैं कि कुछ कंडीशंस पे, कुछ रिस्ट्रिक्शंस के ऊपर प्रोसेस करते हैं, वो कौन कौन सी रिस्ट्रिक्शंस है. फॉर एग्जांपल आप कांस्टेंट टेम्परेचर पे प्रोसेस करते हैं, चेंज जो है कांस्टेंट टेम्परेचर पे हो रही है, दैट इज आइसोथर्मल चेंज है, तो उसके लिए जो चेंज इन टेम्परेचर है वो जीरो हो जाता है. और प्रेशर भी कांस्टेंट है, मतलब द प्रोसेस विल बी आइसोथर्मल एज वेल एज आइसोबैरिक. प्रोसेस आइसोबैरिक भी है और आइसोथर्मल भी है, क्योंकि ज़्यादातर जो केमिकल रिएक्शंस होती हैं या जो केमिकल प्रोसेसेस होते हैं दे आर कैरीड आउट इन ओपन वेसल. ओपन वेसल में इनको किया जाता है, एंड इन apparatus that is open to the constant atmospheric pressure. एक ऐसे apparatus में रिएक्शंस की जाती हैं जो कि कांस्टेंट एटमॉस्फेरिक प्रेशर के लिए ओपन होता है. तो चूंकि प्रेशर कांस्टेंट है इस वजह से जो चेंज इन प्रेशर है वो जीरो होगा, दैट इज प्रोसेस विल बी आइसोबैरिक. और प्रेशर वॉल्यूम वर्क चूंकि ड्यूरिंग प्रेशर वॉल्यूम वर्क ऑफ एक्सपेंशन जो है दैट इज पीवी वर्क जो है इट इज ओनली डन ड्यूरिंग द चेंज. जब चेंज हो जाती है, या केमिकल चेंज है या फिजिकल चेंज है, जब वो हो जाती है तो प्रेशर वॉल्यूम वर्क होता है. और आपको पता है कि प्रेशर वॉल्यूम वर्क इज इक्वल टू डेल्टा डब्ल्यू. डेल्टा डब्ल्यू इज पीडीवी, इज प्रेशर वॉल्यूम वर्क. नाउ जो अब इक्वेशन है वो आपके पास हो जाती है, तो तमाम कंडीशंस को अगर ऊपर अप्लाई कर दें दैट इज टीपी जो है वो जीरो हो जाएगा क्योंकि प्रेशर चेंज जो है वो जीरो है. सिमिलरली डी जो है वो भी जीरो हो जाएगा, दैट इज टेम्परेचर चेंज जीरो है. तो आपके पास जो ऊपर वाली इक्वेशन है वो रिड्यूस हो जाती है इस इक्वेशन में. यहाँ पर पी डी वी की जगह जो आपने क्या डाल दिया, डेल्टा डब्ल्यू, दैट इज द चेंज इन वर्क, प्रेशर वॉल्यूम वर्क और एक्सपेंशन वर्क. Now, according to first law of thermodynamics, आपको पता है that is delta Q is equal to DE plus delta W. तो इसका मतलब DE plus delta W की जगह आप क्या लगा सकते हैं, delta Q लगा सकते हैं. That is heat taken up by the system. Now we also know that according to the definition of the entropy, that is change in entropy is equal to delta Q reversible divided by temperature, where Q reversible means the heat taken up by the system during the reversible process. So अगर T को यहाँ पे शिफ्ट कर दें दैट TdS is equal to डेल्टा Q रिवर्सिबल, और अगर इसके ऊपर DdS की जगह डेल्टा Q रिवर्सिबल पुट कर दें तो आपके पास नीचे वाली इक्वेशन है वो आपके पास आप देख सकते हैं, दैट इज dG डिफरेंशियल ऑफ गिब्स फ्री एनर्जी इज इक्वल टू डेल्टा Q माइनस डेल्टा Q रिवर्सिबल, दैट इज एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड कांस्टेंट प्रेशर. नेक्स्ट अगर आप जाएं तो इस इक्वेशन की तरफ, आपको पता है कि अगर आपके पास प्रोसेस रिवर्सिबल है तो रिवर्सिबल प्रोसेस के लिए Q जो है वो Q रिवर्सिबल के बराबर हो जाती है, और डेल्टा Q जो है वो डेल्टा Q रिवर्सिबल के बराबर हो जाता है. तो अगर आप ऊपर वाली इक्वेशन जो आपकी पीछे इक्वेशन है उसमें डेल्टा Q की जगह डेल्टा Q रिवर्सिबल पुट कर दें तो आपके पास डिफरेंशियल जो है गिब्स फ्री एनर्जी का एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड कांस्टेंट प्रेशर जीरो के बराबर आ जाता है. इसका मतलब ये कि
रिवर्सिबल प्रोसेस के लिए, आइसोथर्मल रिवर्सिबल प्रोसेस के लिए विच इज कैरिड आउट एट कांस्टेंट टेम्परेचर, कांस्टेंट प्रेशर, जो कांस्टेंट प्रेशर पे भी हो रहा है और कांस्टेंट टेम्परेचर पे भी हो रहा है, एक रिवर्सिबल प्रोसेस है, उसके लिए गिब्स फ्री एनर्जी चेंज जो है वो जीरो है. There will be no change in the Gibbs free energy for the process, for a reversible process that is carried out at constant temperature as well as constant pressure. In other words, free energy of the reactants are equal to the free energies of the products. That is, summation of free energies of the reactants is equal to the summation of free energies of the products. So change in Gibbs free energy for that system will be zero. So this is the criteria for the reversible process. ये reversible process के लिए criteria है कि उसके लिए Gibbs free energy जो है, change in Gibbs free energy जो है at constant temperature and constant pressure zero होगी, या उसकी जो Gibbs free energy होगी वो constant होगी at constant temperature and constant pressure. अगर प्रोसेस इरिवर्सिबल हो, दैट इज प्रोसेस स्पॉन्टेनियस, क्योंकि जो स्पॉन्टेनियस प्रोसेसेस होते हैं वो इरिवर्सिबल प्रोसेसेस होते हैं, या नेचुरल प्रोसेस भी जिसे कहते हैं, उसके लिए आपको पता है कि क्यू इरिवर्सिबल जो है वो लेस है क्यू रिवर्सिबल से, क्योंकि जो वर्क डन है इरिवर्सिबल प्रोसेस में, इट इज लेस देन द वर्क डन इन रिवर्सिबल प्रोसेस. देयर इज अ मैक्सिमम वर्क इन रिवर्सिबल प्रोसेस एंड इज अ मिनिमम वर्क इन इरिवर्सिबल प्रोसेस. सो आपको पता है कि वर्क जो है इन आइसोथर्मल रिवर्सिबल एक्सपेंशन आपके पास जो है वो बराबर होता है वर्क डन के, और वर्क डन आल्सो वर्क डन जो है ड्यूरिंग आइसोथर्मल रिवर्सिबल एक्सपेंशन, इट इज इक्वल टू द अमाउंट ऑफ द हीट टेकन अप बाय द सिस्टम. Also, the work done during irreversible isothermal expansion is equal to the work, is equal to the heat taken up by the system. So it means that if the work done, ये दोनों चूंकि हीट जो है ये वर्क डन के बराबर है, तो इसका मतलब है क्योंकि Q जो वर्क done during irreversible process है, it is less than the work done during reversible process. Similarly, the amount of heat taken during the irreversible process will be less than the amount of heat taken during the reversible process. So अगर इसको दोनों तरफ डिफरेंशिएट कर दें तो आपके पास आता है डेल्टा क्यू रिवर्सिबल इरिवर्सिबल इज लेस देन डेल्टा क्यू रिवर्सिबल. और अगर इसको ऊपर पुट कर दें, जो आपके पास इक्वेशन है, पीछे इक्वेशन है, इसमें अगर आप पुट कर दें, आपको पता है कि इक्वेशन मैं आपको पीछे बता चुका हूँ, फाइनल इक्वेशन हम यहाँ पे, सॉरी नीचे इक्वेशन हमने निकाली थी. अगर इसमें ये जो है अगर इरिवर्सिबल है और ये रिवर्सिबल है, तो इसका मतलब है कि इरिवर्सिबल में से रिवर्सिबल माइनस करें, क्योंकि जो आपके पास रिवर्सिबल है इट इज ग्रेटर देन इरिवर्सिबल, तो इसका मतलब है कि आपके पास जो रिजल्ट होगा वो माइनस में आएगा, दैट वुड बी नेगेटिव. आपके पास माइनस में रिजल्ट आएगा, दैट वुड बी लेस देन जीरो. सो इट मींस दैट, in other words, we can say that the change in Gibbs free energy at constant temperature and constant pressure for irreversible spontaneous process will be less than zero. It will be negative. ये नेगेटिव होगी. तो इन तमाम ये जो डिस्कशन है, ऊपर जो इक्वेशंस हैं, जो आपके पास जो इक्वेशंस हमने निकाली हैं फॉर रिवर्सिबल एंड इरिवर्सिबल प्रोसेस चेंज इन गिब्स फ्री एनर्जी, इससे हमने ये चीज़ निकाली है या इस कंक्लूजन तक पहुंचे हैं कि आपके पास जो इरिवर्सिबल प्रोसेस है दैट इज कैरिड आउट एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड कांस्टेंट प्रेशर, उसकी फ्री एनर्जी डिक्रीज होती है. फ्री एनर्जी ऑफ दैट प्रोसेस विल डिक्रीज एंड फ्री एनर्जी ऑफ द रिवर्सिबल प्रोसेस रिमेन्स कांस्टेंट. फ्री एनर्जी जो है रिवर्सिबल प्रोसेस की वो कांस्टेंट रहती है, लेकिन वो इंक्रीज नहीं होती, इट डज नॉट इंक्रीज. तो इससे ये पता चलता है कि अगर सिस्टम इक्विलिब्रियम पे होगा तो उसकी गिब्स फ्री एनर्जी मिनिमम होगी, कम से कम होगी, और अगर सिस्टम इक्विलिब्रियम पे नहीं होगा तो वो इरिवर्सिबली उसके अंदर चेंज आएगी, उस सिस्टम के अंदर इट विल चेंज इरिवर्सिबली, सो दैट इट्स गिब्स फ्री एनर्जी डिक्रीजेस टू मिनिमम. तो उसकी ताकि उसकी गिब्स फ्री एनर्जी मिनिमम हो जाए, कम से कम हो जाए, और इतनी हो जाए कि मतलब कम से कम रिड्यूस होना शुरू हो जाए, कम इट डिक्रीजेस टू मिनिमम, यहाँ तक कि उसके अंदर मजीद कोई चेंज ना आने का इम्कान ना हो, उसके अंदर मजीद चेंज ना आने का इम्कान ख़त्म हो जाए. दैट इज गिब्स फ्री एनर्जी, चेंज इन गिब्स फ्री एनर्जी क्या हो जाए, जीरो हो जाए. और ऐसी कंडीशन को हम क्या कहते हैं, द कंडीशन ऑफ थर्मोडायनामिक इक्विलिब्रियम या द कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम. इट मीन्स दैट the condition of equilibrium is achieved when the change in Gibbs free energy at constant temperature and constant pressure is zero. और अगर प्रोसेस जो है वो इक्विलिब्रियम पे नहीं है तो वो अपने आप को उसके अंदर चेंज आएगी इरिवर्सिबली, स्पॉन्टेनियसली उसके अंदर चेंज आएगी और उसकी गिब्स फ्री एनर्जी डिक्रीज होती जाएगी यहाँ तक कि उसकी गिब्स फ्री एनर्जी में फर्दर चेंज ना आए. इट मीन्स ये कि वो स्टेबिलिटी को गेन कर ले. सो आप ये कह सकते हैं कि सिस्टम जो इक्विलिब्रियम पोजीशन को अचीव कर लेता है जब उसकी चेंज इन गिब्स फ्री एनर्जी एट कांस्टेंट टेम्परेचर कांस्टेंट प्रेशर जीरो हो जाती है.
ये कंक्लूजन जो है ज़्यादातर मोस्ट ऑफ द केमिकल रिएक्शंस के लिए बहुत ज़्यादा एप्लीकेबल है दैट आर बीइंग कैरिड आउट एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड कांस्टेंट प्रेशर. नाउ इन ऑर्डर टू डिसाइड हम ये फैसला करने के लिए कि वेदर कि प्रोसेस स्पॉन्टेनियस है या नहीं है, दैट इज कैरिड आउट एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड कांस्टेंट प्रेशर, गिब्स फ्री एनर्जी जो है एक बेस्ट और कन्वीनियंट क्राइटेरियन है चेंज इन गिब्स फ्री एनर्जी. कि अगर चेंज इन गिब्स फ्री एनर्जी को आप मेजर करें तो आप पता लगा सकते हैं कि प्रोसेस जो है वो स्पॉन्टेनियस है या नॉन स्पॉन्टेनियस है. हमें क्या करना होगा कि सिर्फ और सिर्फ सिस्टम की गिब्स फ्री एनर्जी को कैलकुलेट करना है और हम सराउंडिंग्स की गिब्स फ्री एनर्जी के साथ कोई ताल्लुक नहीं है. हम सिर्फ और सिर्फ गिब्स फ्री एनर्जी सिस्टम कैलकुलेट करते हैं. अगर आपके पास डेल्टा जी की वैल्यू नेगेटिव आती है तो इसका मतलब है कि रिएक्शन जो है वो स्पॉन्टेनियस है, जैसे कि ऊपर की डिस्कशन से ये चीज़ साबित हो चुकी है. लेकिन अगर डेल्टा जी की वैल्यू पॉजिटिव है तो रिएक्शन उस डायरेक्शन में जिसमें उसकी डेल्टा जी की वैल्यू पॉजिटिव है जो है स्पॉन्टेनियस नहीं है, लेकिन उसकी रिवर्स डायरेक्शन में रिएक्शन जो है वो स्पॉन्टेनियस होगी. फाइनली अगर डेल्टा जी की वैल्यू जीरो है तो आपके पास सिस्टम जो है इट इज एट इक्विलिब्रियम. दैट विल बी द मोस्ट स्टेबल. इक्विलिब्रियम स्टेट इज अ स्टेबल स्टेट ऑफ द सिस्टम. और यहाँ पर इस पॉइंट पे रिएक्शन की जो टेंडेंसी है टू अकर या टू प्रोसीड इन आइदर डायरेक्शंस इज जीरो. कि उसकी कोई टेंडेंसी नहीं है कि रिएक्शन दोनों डायरेक्शंस में प्रोसीड करे, आइदर फॉरवर्ड डायरेक्शन में या बैकवर्ड डायरेक्शन में. Either in forward direction or in backward direction proceed correct means that the system has achieved the state of equilibrium, and at that stage delta G will be equal to zero, which is the most stable state of the system. तीन पॉसिबल कंडीशन जो है और फ्री एनर्जी चेंज में वो उनको हम नीचे समराइज कर सकते हैं किसी भी प्रोसेस के लिए. फॉर एग्जांपल आपके पास रिएक्टेंट जो है वो कन्वर्ट होते हैं प्रोडक्ट्स में. A प्लस बी आर रिएक्टेंट्स, L प्लस M आर प्रोडक्ट्स, और उसके लिए डेल्टा G वैल्यू नेगेटिव है तो आपके पास प्रोसेस स्पॉन्टेनियस है. और अगर डेल्टा G वैल्यू पॉजिटिव है तो प्रोसेस जो है वो इस डायरेक्शन में, मतलब conversion of A plus B into L plus M is non-spontaneous, but the conversion of L plus M into A plus B is spontaneous. The reverse of that process is spontaneous. That is, the reverse of non-spontaneous process is a spontaneous process. And if the system has achieved the stage of equilibrium, that is, if the rate of the forward reaction is equal to the rate of the backward reaction, that means that the Gibbs free energy, delta G of that reaction will be equal to zero, which has already been, we have already proved it according to, in terms of mathematics के terms में हम ये चीज़ already prove कर चुके हैं. जो नेगेटिव वैल्यू है गिब्स फ्री एनर्जी की फॉर अ सर्टेन प्रोसेस, ये हमें ये नहीं बताती. इसका ये मतलब नहीं है कि एसेंशियली कि आपके पास प्रोसेस होगा, प्रोसेस विल आकर. ये सिर्फ हमें इंडिकेशन, हमें इशारा देती है कि प्रोसेस हो सकता है अगर उसको वो कंडीशंस प्रोवाइड की जाएं जो उसके लिए फेवरेबल है. फॉर एग्जांपल, जैसे आपके पास अगर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का मिक्सचर है, मौजूद है, ठीक है, अगर आपके पास हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का मिक्सचर मौजूद है गैसेस का, तो उन गैसेस के जो मिक्सचर है उस वो ये इट कैन को एग्जिस्ट. हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के जो मिक्सचर है, इन दो गैसेस का जो मिक्सचर है वो इनडेफिनेटली एट रूम टेम्परेचर को एग्जिस्ट कर सकता है. ठीक है, इट कैन को एग्जिस्ट विदाउट रिएक्ट नहीं करता. जैसे कि आपको पता है कि एटमॉस्फेयर में अगर थोड़ी अमाउंट में हाइड्रोजन मौजूद है और ऑक्सीजन भी मौजूद है, थोड़ी अमाउंट में हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन भी मौजूद है, तो वो रिएक्ट नहीं करते एट रूम टेम्परेचर, नॉर्मल टेम्परेचर पे. या अगर किसी वेसल में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मौजूद है तो वो रूम टेम्परेचर पे रिएक्ट नहीं करते. अगरचे इस रिएक्शन के लिए डेल्टा जी की वैल्यू जो है वो नेगेटिव है, दैट इज -273.2 किलो जूल पर मोल. उसके बावजूद ये रिएक्ट नहीं करते. क्यों नहीं करते? क्योंकि इस रिएक्शन के लिए कैटलिस्ट क्या होना जरूरी है. ये रिएक्शन जो है, ये रिएक्शन तब होती है और ये रिएक्शन एक्सप्लोसिवली होती है, बहुत तेजी के साथ होती है अगर इसको प्लैटिनम की मौजूदगी में किया जाए. प्लैटिनम इज ए कैटलिस्ट के तौर पर इस्तेमाल होता है. दैट अगर इस रिएक्शन को एक्टिवेशन एनर्जी प्रोवाइड ना की जाए तो रिएक्शन नहीं होगी. और एक्टिवेशन एनर्जी रिड्यूस होती है इन द प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट की मौजूदगी में और इन द प्रेजेंस ऑफ एन इलेक्ट्रिक स्पार्क. सो अगर आपको पोटेंशियलिटी जो है किसी रिएक्शन की, कि अगर आपको ये नहीं पता, मतलब आप ये नहीं जानते, इफ द पोटेंशियलिटी टू रिएक्ट एज इंडिकेटेड बाय द नेगेटिव साइन ऑफ द फ्री एनर्जी चेंज हैड नॉट बीन प्रेजेंट, अगर आपके पास ये जो पोटेंशियलिटी है रिएक्ट करने की सब्सटेंसेस की, जिसको नेगेटिव साइन ऑफ गिब्स फ्री एनर्जी चेंज इंडिकेट किया जाता है, अगर ये मौजूद ना होता तो आपके पास रिएक्शन इवन इन द प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट भी पॉसिबल नहीं थी. अगर डेल्टा जी वैल्यू जो है इस रिएक्शन के लिए नेगेटिव ना होती, पॉजिटिव होती,
तो इस डायरेक्शन में, दैट इज कन्वर्जन ऑफ हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन टू H2O, अगर इस डायरेक्शन में डेल्टा जी की वैल्यू नेगेटिव ना होती, तब ये रिएक्शन कैटलिस्ट की मौजूदगी में भी नहीं हो सकती. इट मीन्स दैट thermodynamics is the first step to determine whether the reaction will occur or not. कि अब अगर आप किसी रिएक्शन की कोरेक्शन को स्टडी करना चाहते हैं कि आया ये रिएक्शन हो सकती है या नहीं हो सकती, तो उसके लिए सबसे जो पहला स्टेप है वो ये है कि आप उस रिएक्शन की थर्मोडायनामिक स्टडी करते हैं. और अगर आपको थर्मोडायनामिक्स ये इंफॉर्मेशन दे देती है कि ये रिएक्शन हो सकती है, ये पॉसिबल है, और ये कौन सी तरीके से आप मालूम करते हैं, बाय कैलकुलेटिंग द गिब्स फ्री एनर्जी चेंज ऑफ दैट रिएक्शन. If the Gibbs free energy change of that reaction is negative, it means that direction is possible. Reaction है, वो हो सकती है. फिर आप उसको वो conditions provide करते हैं जिसकी वजह से वो reaction होती है. That is in the presence of catalyst, that reaction would take place. और अगर ऐसा ना हो कि अगर डेल्टा जी की वैल्यू पॉजिटिव हो, तो उसके लिए इवन अगर आप कैटलिस्ट भी उसको प्रोवाइड कर दें, तब भी वो रिएक्शन नहीं हो सकती. सो इसी चीज़ हमें पता चलती है इस एग्जाम्पल से कि जो आपके पास साइन है फ्री एनर्जी चेंज का, हमें ये बताता है, ये फैसला करता है कि वेदर द पोटेंशियलिटी फॉर अ सिस्टम टू रिएक्ट एग्जिस्ट और नॉट, कि अगर सिस्टम की पोटेंशियलिटी जो है कि वो रिएक्ट करेगा या नहीं करेगा, ये एग्जिस्ट करती है या नहीं करती. ये पोटेंशियलिटी आप डेल्टा जी की वैल्यू से मालूम कर सकते हैं. अगर ये मैग्नीट्यूड जो है नेगेटिव साइन का गिब्स फ्री एनर्जी के, इफ द डेल्टा जी वैल्यू, द मैग्नीट्यूड ऑफ द नेगेटिव साइन ऑफ गिब्स फ्री एनर्जी, अगर ये जितना ज्यादा होगा उतनी पोटेंशियलिटी जो होगी रिएक्शन की भी ज्यादा होगी. ज्यादा से ज्यादा मतलब रिएक्टर जो है वो ज्यादा से ज्यादा उनके अंदर पोटेंशियलिटी होगी, वो रिएक्ट करेंगे एक दूसरे के साथ. तो यहाँ तक हमारा जो लेक्चर है अख्ताम पज़ीर हो जाता है. इंशाल्लाह आने वाले लेक्चर्स में हम मज़ीद डिस्कशन करेंगे अबाउट द रिलेशनशिप ऑफ गिब्स फ्री एनर्जी एंड इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, और साथ में हम मज़ीद एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक भी डिस्कस करेंगे, गिब्स हेल्महोल्ट्ज़ इक्वेशन. तो आज का जो लेक्चर है यहाँ तक इख्तिताम पज़ीर हो जाता है. तो मैं आपसे इजाज़त चाहता हूँ. अल्लाह हाफ़िज़.